नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर को प्रोग्राम को लेकर के। तो आपको सबसे पहले बताते चलें कि इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक हो जाती हैं कि आप जो है उन खबरों को जानें, उन सभी खबरों को आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ उसका विश्लेषण किया जाता है और इसमें स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर किया जाता है, ताकि जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। स्टैटिक से प्रश्न जोड़ करके बने तो भी, या करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बने तो भी आप सही करने की स्थिति में हो। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम लाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्त मित्रों और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर इस लिंक को शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? तो अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अभी किसी देश के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए। और ये पहला अवसर है कि जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री उस देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाग लिया हो, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में। तो ऑप्शन ए कह रहा है श्रीलंका, ऑप्शन बी कह रहा है बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी मालदीव। तो अभी मोदी जी कहाँ गए थे? मालदीव गए थे। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत मालदीव राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव की यात्रा की है। और यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया आउट कैंपेन के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली मालदीव यात्रा है। ध्यातव्य है कि इंडिया आउट कैंपेन के चलते दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। पिछले वर्ष देख रहे होंगे किस तरीके से तनाव था, जब मोदी जी कहाँ गए थे? लक्षद्वीप गए थे। और वहाँ पर उन्होंने एक पोस्ट ट्वीट किया था और लिखा था कि यह जो है प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है, ठीक है। तो उसी को लेकर के तनाव बढ़ा था। और मालदीव जो है मुख्य रूप से पर्यटन पर आधारित है और वहाँ पर पर्यटन जो है कम हो गया था, जिससे वहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व या कहें विदेशी आगंतुक भी कम हो गए थे। तो इससे उनके इकोनॉमिक पर असर पड़ रहा था, तो तनाव बढ़ा था। यात्रा के प्रमुख परिणामों पर एक नज़र डालें तो समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। जैसे मालदीव को 4850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा दी गई है। भारत सरकार से लिए गए ऋणों के वार्षिक भुगतान को कम करने के लिए एक समझौता किया गया है। मालदीव में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई शुरू करने का समझौता किया गया है। प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए विचारार्थ विषयों पर चर्चा की गई है। समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यूपीआई, भारतीय फार्माकोपिया आदि क्षेत्रों के संबंध में 6 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया है। उद्घाटन और हस्तांतरण की बात करें तो आवास और अवसंरचना में भारत की बायर्स क्रेडिट सुविधा के तहत हुल हुमाले में 3300 सामाजिक आवास इकाइयों और अद्दू शहर में सड़क एवं जल निकासी प्रणाली परियोजना का उद्घाटन किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब यानी भीष्म सेट्स सौंपे गए हैं, ठीक है। भारत के लिए मालदीव का महत्व क्या है? तो स्ट्रेटेजिक रूप से यानी सामरिक रूप से भी महत्व है और कूटनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है मालदीव। तो भू राजनीतिक स्थिति की बात करें तो यह भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर विजन का एक अहम हिस्सा है। सामरिक दृष्टि से बात करें तो मालदीव की भौगोलिक स्थिति उसे एक तरह से टोल गेट बनाती है। जब हम देखते हैं भारत की स्थिति, भारत कुछ इस प्रकार से अवस्थित है
और यहाँ पर इंडोनेशिया द्वीप समूह है और यहाँ से दक्षिण चीन सागर से होते हुए इंडोनेशिया द्वीप समूह से इस तरीके से व्यापार होता है। और चीन जो है दक्षिणी चीन सागर पर लगभग 70-80% कब्जा कर चुका है, तो इसलिए यह स्ट्रेटेजिक रूप से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो मालदीव की भौगोलिक स्थिति उसे एक तरह से टोल गेट बनाती है। यह पश्चिमी हिंद सागर के चेक पॉइंट्स जैसे अदन की खाड़ी और होर्मुज की खाड़ी तथा पूर्वी हिंद महासागर के चोक पॉइंट मलक्का जलडमरू के बीच स्थित है। भू अर्थशास्त्र भी के रूप में भी महत्व रखता है। यह प्रमुख वाणिज्यिक समुद्री संचार मार्गों के निकट अवस्थित है। भारत का 50% से अधिक विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात इन्हीं समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है। सुरक्षा व आतंकवाद, समुद्री डकैती आदि से निपटना भी महत्वपूर्ण है मालदीव को देखते हुए। उदाहरण के लिए मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को निष्प्रभावी करने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का प्रमुख भागीदार भी है। तो इसलिए मालदीव महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। अब मालदीव की अवस्थिति देखिए, तो मालदीव की राजधानी सबसे पहले क्या है, माले है, और वहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है, मालदीव रुपया। मालदीव की अवस्थिति देखिए तो ये रहा दक्षिण भारत का क्षेत्र, और यहाँ पर लक्षद्वीप का है कारावत्ती, मिनिकॉय, ठीक है, और यहाँ पर ये 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल ही मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, यानी लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है किस कौन 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और ये रही मालदीव, और इसकी जो कैपिटल है माले है। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। तो खबरों में रहा RRTS क्या है, तो सार्वजनिक परिवहन का एक नया साधन और संरचना विकास हेतु योजना, सभी शहरों में AI उत्कृष्टता केंद्र, और ऑप्शन डी आभासी मुद्रा। तो खबरों में रहा RRTS क्या है, सार्वजनिक परिवहन का एक नया साधन है। और इसके व्याख्या को देखें तो संसदीय स्थायी समिति ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट शहरी विकास व क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की भूमिका और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की प्रासंगिकता की जांच करती है। RRTS क्या है, तो RRTS रेल आधारित तथा सेमी हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी वाली एक नई कंप्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। इसका उद्देश्य शहरों को उनके आसपास के उपनगरीय क्षेत्र और क्षेत्रीय शहरी समूहों से जोड़ना है। भारत में RRTS की आवश्यकता क्यों है, तो शहरी भीड़ कम करना। 2030 तक अनुमान है कि 40% से ज़्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी। यात्रा का समय घटाना और श्रम उत्पादकता बढ़ाना, ये दूसरी आवश्यकता है, यानी महत्वता है। शहरों और उपनगरों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को अक्सर लंबा एवं अनिश्चित यात्रा समय लगता है, तो समय को घटाना है। समान क्षेत्रीय विकास करना है। उपनगरीय और अर्ध शहरी क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से जोड़कर संतुलित करना है। साथ ही साथ सरकारी पहलों का समर्थन करना है। यह स्मार्ट सिटीज मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी सरकारी पहलों का भी समर्थन करता है, इसलिए आवश्यकता है। RRTS के विस्तार हेतु समिति की सिफारिशों की बात करें तो केंद्रीय संसदीय समिति ने जो सिफारिश की है, तो उसमें क्या है, एकीकृत मेट्रोपॉलिटन परिवहन प्रणाली की स्थापना की जाए, यानी मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार राज्य सरकारों को समन्वित योजना के लिए UMTA यानी एकीकृत मेट्रो यूनिफाइड मेट्रो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना करनी चाहिए। दूसरा क्या सिफारिश किया गया है, तो क्षेत्रीय संदर्भ में बड़े शहरों की योजना बनाया जाए। शहर की मेट्रो प्रणाली को RRTS के साथ सुचारू रूप से जोड़ने के लिए बड़े मेट्रो शहरों की योजना क्षेत्रीय संदर्भ में बनानी चाहिए। साथ ही साथ बहुआयामी एकीकरण पर सिफारिश की गई है, ठीक है। तो हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों आदि के साथ RRTS का बहुआयामी एकीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
तो ये कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो कोल इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसकी स्थापना नवंबर 1975 में हुई थी। तो इस संदर्भ में क्या बताना है आपको, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। ठीक है, तो सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यह एक भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही है और इसकी स्थापना 1975 में की गई है। और ये अभी क्यों खबर में है, तो माइनिंग पर्यटन के रूप में झारखंड जो है एक पहला ऐसा भारत का राज्य है जो माइनिंग के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने जा रहा है, इसलिए यह चर्चा में है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। हम लोग व्याख्या को देखें तो देश की पहली खनन पर्यटन पहल कहाँ पर शुरू की जा रही है, झारखंड में की जा रही है। ठीक है, और देश की पहली है। तो हाल ही में झारखंड सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन यानी माइनिंग टूरिज्म की पहल शुरू की है, जो राज्य की समृद्ध खनिज विरासत को पर्यटन के माध्यम से सामने लाने का एक नया प्रयास है। यह कदम पर्यटकों को खनन क्षेत्र की तकनीक, इतिहास और संस्कृति से परिचित कराएगा, जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बार्सिलोना स्थित गावा म्यूजियम ऑफ माइंस की यात्रा के बाद इस पहल को गति मिली है। तो बार्सिलोना में गावा म्यूजियम ऑफ माइंस है, तो उससे प्रेरित होकर के वहाँ के जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने इस पहल को यहाँ पर लागू करने की पहल की है। गौरतलब है कि कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के साथ समझौते से यह पहल और भी सशक्त हुई है। देश की पहली खनन पर्यटन पहल के बारे में बात करें तो इस योजना के तहत पर्यटकों को सप्ताह में 2 बार मार्गदर्शित खनन पर्यटन की सुविधा मिलेगी। वहीं प्रत्येक समूह में 10 से 20 पर्यटक होंगे। इसके तहत पर्यटकों को CCL के नियमों, सुरक्षा निर्देशों और स्वास्थ्य मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं पर्यटन के माध्यम से छात्रों और आम नागरिकों को खनन प्रक्रिया, औद्योगिक विरासत और स्थानीय संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस योजना से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। वहीं भविष्य में अन्य खनन क्षेत्रों को भी पर्यटन सर्किट में शामिल करने की योजना है। अब हम लोग कोल इंडिया के बारे में बात करें तो यह भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है, यानी PSUज है, और जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो ये इसके 50 वर्ष पूरे भी हो गए, यानी 75 से 2025 50 वर्ष पूरे हो गए। नवंबर 2025 में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है, जिससे इसे वैश्विक स्तर पर संचालन एवं विस्तार में विशेष अधिकार मिलते हैं। इसकी 14 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, जैसे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इस कंपनी के पास लगभग 21 प्रशिक्षण संस्थान हैं, यानी ट्रेनिंग सेंटर है, और 76 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिनमें भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान भी शामिल है। इसके 5 संयुक्त उद्यम हैं, ज्वाइंट वेंचर्स है, जो उर्वरक, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इस कंपनी की एक विदेशी सहायक इकाई कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा मोजाम्बिक में स्थित है। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर मतलब संयुक्त उद्यम, मतलब जैसे कोल इंडिया एक भारत सरकार की PSUज है और किसी राज्य सरकार के साथ मिल करके काम करे तो उसी को ज्वाइंट वेंचर कहते हैं।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मिष्टी योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कृषि उत्पादकता बढ़ाना, ऑप्शन बी कह रहा है तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों का संरक्षण और विकास करना, ऑप्शन सी जलाशयों का निर्माण करना, ऑप्शन डी पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना। तो मिष्टी योजना का क्या पूरा नाम क्या है? तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो इस योजना के तहत जो है तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों का संरक्षण और विकास करना है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो मिष्टी योजना का पूरा नाम क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। योजना जो है वर्ष 2023 में शुरू किया गया था, बजट 2023 में, ठीक है। इसकी घोषणा की गई थी और शुरू किया गया था शुरुआत में 2023 के शुरुआत में ही। उद्देश्य क्या है? तो 11 राज्यों जो हमारे तटीय राज्य हैं, ठीक है, उन 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापन और संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। योजना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि के तटीय क्षेत्रों को बचाने और उनकी प्राकृतिक सहन शक्ति बढ़ाने पर केंद्रित है। मैंग्रोव वनों के माध्यम से कार्बन अवशोषण को बढ़ावा देना भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। तो जो मैंग्रोव होते हैं वो क्या होते हैं? खारे पानी और ख़ासतौर से जो स्वच्छ जल है उन दोनों के बीच ज़्यादातर पनपते हैं, और यह जो है जो कार्बन सिंक है वो आम वनों की तुलना में 5 गुना अधिक क्षमता रखते हैं, ठीक है। और इनकी जड़ों में न्यूमेटोडोट्स होते हैं जो इनके श्वसन और विकास और वृद्धि में सहायक होते हैं। साथ ही साथ ये वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं, यानी आवास प्रदान करते हैं, हैबिटेट की सुविधा प्रदान करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में योगदान देते हैं, भूमि क्षरण को रोकते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे वनोत्पाद मिलते हैं जिससे वहाँ के स्थानीय समूहों को इनकम भी प्राप्त होता है। जैसे सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में, जो बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित है, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन मैंग्रोव क्षेत्र से ही होता है, ठीक है। तो इससे इनकम भी होता है। तो मिष्टी योजना का पूरा नाम क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजेबल इनकम। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं इनमें असत्य कथन का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रत्यर्पण एक देश द्वारा दूसरे देश को उन व्यक्तियों को सौंपना है जो उन आपराधिक मामलों में वांछित है जिनके लिए वे आरोपी या दोषी ठहराए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत और नेपाल ने 1953 की प्रत्यर्पण संधि में संशोधन में तेजी लाने का भी निर्णय लिया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रत्यर्पण के मामले में विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इस संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अभी हुआ क्या है कि भारत और नेपाल के बीच प्रत्यर्पण संधि को लेकर के एक वार्ता चली है, और भारत और नेपाल के बीच 1953 में प्रत्यर्पण संधि किया गया था, और इसे ये कहते हुए संधि पर वार्ता चली है कि ये संधि बहुत पुराना हो चुका है और इसे रिन्यू करने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत और नेपाल के पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते को अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा भारत और नेपाल ने 1953 की प्रत्यर्पण संधि में संशोधन में तेजी लाने का भी निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि यह संधि अब पुरानी हो चुकी है। नई आवश्यकताओं के अनुरूप एक अपडेटेड प्रत्यर्पण संधि के अभाव में कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण भारत एवं नेपाल के बीच अपराधियों के सुगमतापूर्ण प्रत्यर्पण में बाधा उत्पन्न होती है।
प्रत्यर्पण के बारे में बात करें तो प्रत्यर्पण एक देश द्वारा दूसरे देश को उन व्यक्तियों को सौंपना है जो उन आपराधिक मामलों में वांछित हैं जिनके लिए वे आरोपी या दोषी ठहराए गए हैं। साथ ही ऐसे आरोपी या दोषी दूसरे देश के न्यायालयों में मुकदमा चलाने की शर्तों को पूरा करते हों। प्रत्यर्पण के मामले में विदेश मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण है। भारत नेपाल पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते के बारे में बात करें तो आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता करना यह समझौता दोनों देशों को साक्ष्य प्राप्त करने, खुफिया जानकारी साझा करने और जांच में सहायता करने की सुविधा प्रदान करेगा। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका 2005 और इजराइल 2015 आदि सहित 42 देशों के साथ ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्रालय इसका केंद्रीय प्राधिकरण है। समझौते का लाभ क्या होगा तो यह आपराधिक मामलों में सहयोग के लिए प्रक्रियाओं और औपचारिक और मानकीकृत करेगा। अधिकारियों को साक्ष्य और जानकारी साझा करने का स्पष्ट कानूनी अधिकार होगा। इससे जांच एवं अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। पारस्परिक कानूनी सहायता समझौतों के अभाव में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी एक दूसरे के बीच में कानूनी सहायता समझौता नहीं होता है, यानी उन समझौतों का अभाव जब होता है तो कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं। तो खुली सीमा का दुरुपयोग। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा यानी 1751 किलोमीटर है। इस कारण इंडियन मुजाहिदीन जैसे समूह नेपाल को ट्रांजिट मार्ग या छिपने के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं तथा उनके सहयोगी नेपाल के रास्ते भारत में भागकर किसी तीसरे देश में भाग जाते हैं। तो ये प्रमुख चुनौतियां हैं। खुली सीमा का दुरुपयोग होता है। अपराधियों के लिए सुरक्षित शरण का काम करता है। नेपाल भारत का अब तक का एकमात्र पड़ोसी देश है, भूटान के अलावा, जिसका भारत के साथ कोई पारस्परिक कानूनी सहायता समझौता नहीं था। इसके कारण अनजाने में यह अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में आकर्षक गंतव्य बन गया था। आप बहुत बार सुनते होंगे कि जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो बिहार के राज्य हैं उनसे क्राइम करके और लोग नेपाल चले जाते हैं, तो ये सुनने में आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर प्रत्यर्पण संधि को लेकर के एक समझौता ज्ञापन किया गया। उदाहरण के लिए नेपाल ने कभी कभी भारतीय जाली करेंसी रैकेट में शामिल पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पारस्परिक संबंधी अनिश्चितता ये तीसरी चुनौतियां हैं। किसी बाध्यकारी संधि के बिना सहयोग अक्सर पारस्परिकता के आश्वासन पर निर्भर रहता था तथा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। जैसे बर्बली कोई कह दिया कि हाँ चलो हम जो है ये काम कर देंगे आपके लिए, लेकिन जब वो कानूनी रूप से कोई विधि का कानूनी रूप से बंधे नहीं होते हैं तो उसके अंतर्गत जो है वो करें या न करें वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में संपन्न हुए शेप 25 सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। तो शेप 25 सम्मेलन हुआ, कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ, और इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है सैन्य रणनीति की समीक्षा, ऑप्शन बी चिकित्सा उपकरणों की बिक्री, ऑप्शन सी परंपरागत चिकित्सा पर शोध, ऑप्शन डी सतत अस्पताल अवसंरचना और योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है, सतत अस्पताल अवसंरचना और योजना विकसित करना। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो शेप 2025 का पूर्ण रूप है सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका फुल फॉर्म है। इसके उपकरण की बात करें तो पहला अखिल भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। आयोजन जो है 26 से 27 जुलाई 2025 को आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 275 से अधिक विशेषज्ञों, सैन्य व असैन्य चिकित्सक, नर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट आदि ने भाग लिया। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सतत यानी सस्टेनेबल रोगी केंद्रित और आपदा रोधी अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाना है। यानी जो इस प्रकार की बिल्डिंग बनाया जाए
जो भूकंप के समय भी या आपदा के समय भी उसे झेल सकें और वो सस्टेनेबिलिटी के साथ कार्य करते रहें। विकसित भारत @47 के तहत भविष्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकृत दृष्टिकोण तैयार करना, पारंपरिक निर्माण योजनाओं के से आगे बढ़कर सम्मेलन में हरित तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया गया है ताकि कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो सके। इसमें सौर ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया गया, वर्षा जल संचयन पर बल दिया गया, शून्य उत्सर्जन की बात की गई और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन की बात की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वहनीय क्षमता किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक निश्चित जनसंख्या की ही आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है। अब ये देखिए NGT से संबंधित एक प्रश्न है और साथ ही साथ ये क्यों चर्चा में है। तो उत्तराखंड में पहली बार नैनीताल जिले के पर्यटन वहन क्षमता का आकलन किया जाएगा, इसलिए यह चर्चा में है। तो यहाँ पर वहनीय क्षमता की परिभाषा से संबंधित प्रश्न है और ये NGT से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न ऐसे ही आजकल बन करके आ रहे हैं, किसी भी एग्जाम को आप उठा करके देखिए, ठीक है। तो इस संदर्भ में क्या करना है, हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी नहीं 1 और नहीं 2। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 1 और 2 दोनों। हम लोग व्याख्या की बात करें तो उत्तराखंड में पहली बार ऐसा होगा कि नैनीताल जिले की पर्यटन वहन क्षमता का आकलन किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य क्या है, तो जिले के लोकप्रिय हिल स्टेशंस को अनियंत्रित पर्यटन, बढ़ते वाहन यातायात और जनसंख्या दबाव जैसे कारणों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाना है। इससे पहले सितंबर 2024 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि नैनीताल जिले को यात्री वहन क्षमता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। वहन क्षमता क्या होती है, यानी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक निश्चित जनसंख्या की ही आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है। इसे ही हम उसे वहन क्षमता कहते हैं। यह जैविक जैसे वनस्पति, हाइड्रोलॉजी और अजैविक जैसे भूभाग, जलवायु दोनों कारकों पर निर्भर करती है। अब जैसे ये क्षेत्र समझ लीजिए कि ये क्षेत्र है, ठीक है, इसमें कुछ लोग रह रहे हैं, मान लीजिए ABC 3 ही लोग रह रहे हैं। तो इस क्षेत्र में जो भी अनाज उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, या जो भी पेड़ हैं या जो भी जलाशय हैं, जल स्रोत हैं या जो भी खनिज है, तो इतने पर्याप्त मात्रा में हैं कि इन तीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी संसाधन हैं, जो मिनरल्स हैं यानी कि वनस्पति हैं, या हाइड्रोलॉजी यानी जल क्षेत्र है, या भूभाग है, जलवायु है, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। और ये जो जलवायु से संबंधित जैसे हवा है, जल है, ये सब भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, साथ ही साथ खाद्यान्न इन्हें मिल सके और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचने पाए। तो ये क्या है, जब ये किसी सीमा तक होते हैं तो इसे वहन क्षमता कहते हैं। जब यहीं पर बहुत सारे लोग आकर के बसने लगे हैं तो संसाधनों पर दबाव पड़ता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो कैरिंग कैपेसिटी जो है फेल्योर मार जाती है और वहाँ पर आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उसी को कहते हैं वहन क्षमता। किसी क्षेत्र की वहन क्षमता का आकलन करने के लिए 2 प्रमुख अप्रोच अपनाए जाते हैं। जैसे ग्रही सीमा अप्रोच, इसे जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि, भूमि क्षरण, प्रदूषण, जल संकट जैसे पर्यावरणीय संकटों के संदर्भ में लागू किया जाता है। दूसरा है बायो कैपेसिटी ओवरशूट अप्रोच, तो यह संधारणीयता संबंधी मापदंड है।
यह बताता है कि मनुष्य पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों पर किस तरह से दबाव डाल रहे हैं। हर साल कुछ महीनों के भीतर ही हम प्राकृतिक प्रणालियों की कुछ वार्षिक उत्पादकता का उपभोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अर्थ ओवरशूट। तो ये दो प्रमुख अप्रोच अपनाए जाते हैं, ग्रही सीमा अप्रोच और बायो कैपेसिटी ओवरशूट अप्रोच। सतत विकास योजना में वहन क्षमता का महत्व क्या है? तो वहन क्षमता संबंधी आकलन एहतियाती सिद्धांतों यानी इन्फोग्राफिक देखें, छोड़ दीजिए इसे, यह है इन्फोग्राफिक पर आधारित होता है। यह सिद्धांत विकासात्मक गवर्नेंस और विकासात्मक संधारणीयता के बीच टकराव से व्यवहारिक रूप से निपटने का विकल्प प्रदान करता है। वहन क्षमता के आकलन हेतु एहतियाती सिद्धांत क्या है? तो अनिश्चितता की स्थिति में निवारक कार्रवाई करना, विकासात्मक गतिविधियों के समर्थन पर बर्डन ऑफ प्रूफ, संभावित रूप से हानिकारक कार्यों के विकल्प तलाशना, साथ ही साथ निर्णय लेने में आम जन की या हितधारकों की भागीदारी को बढ़ाना। तो ये सब क्या है? एहतियाती सिद्धांत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता किस स्थान पर हुआ है? तो वाशिंगटन डीसी, ब्रसेल्स, टर्नबेरी स्कॉटलैंड और पेरिस। तो ये टर्नबेरी स्कॉटलैंड में हुआ है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अमेरिका और यूरोपीय संघ यू ने एक फ्रेमवर्क व्यापार समझौता किया है। समझौता 27 जुलाई को स्कॉटलैंड में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन की मुलाकात से के बाद हुआ है। ठीक है। समझौते के तहत ईयू यानी यूरोपीय वस्तुओं पर 15% आयात शुल्क लगाया जाएगा। यह पहले प्रस्तावित शुल्क का आधा है। तो आप देख रहे होंगे कि जब से डोनाल्ड ट्रंप जी बने अमेरिका के राष्ट्रपति, वो विभिन्न संगठनों पर, विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं। तो अब ये समझौते के तहत क्या हुआ है कि ईयू की वस्तुएं जो हैं उन पर, यानी यूरोपीय यूनियन की जो भी वस्तुएं हैं उन पर 15% आयात शुल्क लगाया जाएगा। तो ये एक तरीके से ईयू के लिए राहत है। समझौता एक बड़े व्यापार युद्ध को टालने और द्विपक्षीय व्यापार को स्थिर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने इसे अब तक की सबसे बड़ी डील बताया है और कहा है कि यह ईयू अमेरिका में $600 बिलियन का निवेश करेगा और अमेरिकी ऊर्जा व सैन्य उपकरणों की खरीद बढ़ाएगा। ठीक है। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति भी इस बात को मान रहे हैं कि वहाँ पर व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा, और ख़ास तौर से सैन्य उपकरण। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो सोहराई कला मुख्यतः किस राज्य की पारंपरिक जनजातीय कला है? तो सोहराई कला क्या है? एक प्रकार की भित्ति चित्रकला है, और यह किस लिए चर्चा में है? तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पर गई थी सोहराई कला को लेकर के, उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया, इसीलिए यह चर्चा में है। तो यह कहाँ की पारंपरिक जनजातीय कला है? ऑप्शन ए कह रहा है झारखंड, ऑप्शन बी कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन सी कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है बिहार। तो यह जो है झारखंड की पारंपरिक जनजातीय कला है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो झारखंड के कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन में कला उत्सव 2025 के दूसरे संस्करण आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम में भाग लिया, जिसमें सोहराय कला की स्वदेशी भित्तिचित्र परंपरा का प्रदर्शन किया गया। 14 से 24 जुलाई 2025 तक आयोजित इस उत्सव में भारत के राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह उत्सव भारत की जीवंत कला परंपराओं का उत्सव था, जिसमें लोक, जनजाति और परंपरागत कलाकारों को अपने कला कार्य प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया गया। सोहराई चित्रकला के बारे में बात करें तो सोहराई चित्रकला झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र के विभिन्न आदिवासी समुदायों की महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक पारंपरिक स्वदेशी कला है। तो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है और आदिवासी महिलाओं द्वारा, जिसमें कुर्मी, संथाल, मुंडा, उरांव, अगरिया और घटवाल समूह शामिल हैं।
विशेषताओं की बात करें तो यह चित्रकला फसल कटाई और त्यौहार के अवसरों पर बनाई जाती है। महिलाएं प्राकृतिक मिट्टी के रंगों एवं बांस की कूचियों का प्रयोग कर मिट्टी की दीवारों पर पशुओं, वनस्पतियों तथा ज्यामितीय आकृतियों का सजीव चित्रण करती हैं। इसे फसल कला भी कहा जाता है क्योंकि यह कृषि और पशुपालन से गहराई से जुड़ी हुई हैं तथा जनजातीय जीवन की कृषि प्रधान संस्कृति को दर्शाती हैं। सोह या सोरो का अर्थ होता है दूर करना, जबकि राय का अर्थ होता है लाठी। यह नाम सांस्कृतिक अनुष्ठानों के प्रमुख प्रतीकों को दर्शाता है और सोहराई कला को जीआई टैग भी मिल चुका है। कब मिला है? 2020 में। तो सोहराई कला की ये देखिए ये मनोहर दृश्य अब ये देख रहे होंगे, बांस की कूची से बनाया जाता है, ठीक है। मिट्टी के रंगों का प्रयोग किया जाता है और एक प्रकार की भित्ति चित्रकला होती है। सोहराई कला शॉर्ट फॉर्म में देखें तो झारखंड की एक जनजातीय भित्ति परंपरा है। मुख्यतः महिलाओं द्वारा फसल कटाई और त्यौहार के दौरान दीवारों पर बनाई जाती है। इसमें प्राकृतिक मिट्टी के रंग और बांस से बने ब्रश का प्रयोग किया जाता है। चित्रों में अक्सर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं जो कृषि जीवन और आध्यात्मिक विश्वासों से जुड़ी होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सोहराई कला भारत की आत्मा है क्योंकि यह हमारी प्रकृति, पौराणिकता और सामुदायिक जीवन से गहरा जुड़ाव दर्शाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? ये तो प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं। अगले प्रश्न को देखें तो गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंगई चोलपुरम मंदिर ये कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिण के राज्यों में अवस्थित है, ठीक है, राज्य में अवस्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए राजा चोल फर्स्ट, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल फर्स्ट, ऑप्शन सी कुलोतुंग चोल और ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो गंगई चोल कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल फर्स्ट ने करवाया था। वे राजा चोल फर्स्ट के पुत्र थे। उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर यानी तंजावुर में बनवाया था। बृहदेश्वर का अर्थ होता है महान या विशाल और संस्कृत शब्द बृहद से लिया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दोनों मंदिरों को यानी बृहदेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है। यह मंदिर लगभग 1030 ईस्वी में बनवाया गया था, यानी तंजावुर मंदिर के 2 दशक बाद। यह मंदिर उसी शैली में बना है लेकिन उसमें अधिक कलात्मकता और सुंदरता दिखाई देती है। इसकी घुमावदार रेखाएं और सौम्यता चोल साम्राज्य की संपन्नता और आत्मविश्वास को दर्शाती है। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर में हर साल आदि तिरुवथिराई उत्सव मनाया जाता है। आदि तमिल पंचांग का एक महीना है और तिरुवथिराई एक नक्षत्र यानी तारों की स्थिति है जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। यह नक्षत्र राजा राजेंद्र चोल का जन्म नक्षत्र भी माना जाता है। उत्सव में थेरुकुथु यानी सड़क नाट्य और थेरुकुथु द्वारा राजा के पराक्रम और विजय यात्राओं का प्रदर्शन किया जाता है। राजा की मूर्ति को एक रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। यह परंपरा आज भी जीवंत है। अब ये देख लीजिए चोल डायनेस्टी कहाँ पर थी। ये रहा चोल। पहले प्रारंभ में चोल था इधर, चेर था इधर, पांड था इधर। तो इसने इन सभी क्षेत्रों को अतिक्रमण कर लिया था। तो विजयालय जो था वो चोल डायनेस्टी का फाउंडर थे। अरुमोलिवर्मन यानी राजेंद्र फर्स्ट ये ग्रेटेस्ट चोल रूलर थे और इन्हीं के पुत्र जो थे वो राजेंद्र चोल थे। राजेंद्र चोल तृतीय के बारे में बात करें तो ये लास्ट रूलर थे चोला डायनेस्टी के। कोलुटुंग जो है लास्ट इम्पोर्टेंट चोला किंग थे जिन्होंने टाइटल धारण की थी किसकी? शुंग
मंत्रविद्ता की, ठीक है। और यह जो है डिक्लाइन कर गया था कब, ये पांड्या और होयसलों के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोग इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे, और दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसे ज़रूर पढ़िएगा, उससे भी प्रश्न आजकल बहुत बन रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।